हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमारी इस हैंडआउट की सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे थे, अपने हैंडआउट के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। हम कौन से क्वेश्चंस थे हमारे, जो भी हमारे पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारे पास है। उसी का सोल्यूशन देख रहे हैं फॉर दी अपकमिंग 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर। तो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा। आप जानते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से भली भांति परिचित है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो आज हम क्लास लेने जाएंगे, किस किस की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप की, वेरी शॉर्ट की और शॉर्ट आंसर टाइप की। लॉन्ग इससे नहीं पूछता, बिल्कुल भी नहीं पूछता। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, जिसमें हम 12 ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, 10 वेरी शॉर्ट टाइप करेंगे, 3 शॉर्ट टाइप करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है। आप देख सकते हैं एक बार, आपको सॉल्विंग टाइप, लर्निंग टाइप, जिस टाइप से अपने हिसाब से हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द गेम। क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई 2025 का लेटेस्ट एडिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेसिस 1000 वोल्ट मीटर इनवर्स। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें पता है जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसके प्रेजेंस में बनती है, दोनों के प्रेजेंस में बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आती है। तो हिंदी में अगर बात करें, मुक्त हवा आकाश में किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 1000 वोल्ट मीटर इनवर्सेस विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसको हम जानते हैं, ई नॉट से लिखो, बी नॉट से लिखो। ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात की है तो हम ई नॉट से लिखेंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है किसके बराबर आता है, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। बट वी हैव टू फाइंड आउट द magnetic field. It should be equal to the amplitude of electric field will be divided by the speed of light. Electric of magnetic field कितना है, 10 to the power 3 divided by ये कितना अपने पास गिवन है, लाइट ऑफ स्पीड अपने पास होती है 3 into 10 to the power 8। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिकली परपेंडिकुलर अपने पास जो है, क्या बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर अपने पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं क्या करूं, 1 डिवाइडेड अगर मैं 3 करता हूं तो वी नो ऑल ना, 10 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो 3.33 वाला आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 3.33 वाला आंसर अपने पास करेक्ट होने वाला है। बट वी हैव टू फाइंड आउट दी पावर्स। तो 10 टू दी पावर 2 ले लेता हूं मैं, इसको ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, देन -6 वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। बेसिक कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो कैसे, चलो बता ही देते हैं। 10 into 10 to the power 2, नीचे से आया 8 -8 डिवाइडेड बाई 3, 3.33, ये कितना हो जाएगा -6 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सीबीएसई 2024 का है। एक बार आराम से आप लोग पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कलांतर होता है। कलांतर का मतलब होता है फेज डिफरेंस। दोनों जब स्टार्ट होती है, क्या सेम फेज से स्टार्ट होती है, क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आता है, इनके वेवलेंथ में जो भी है बेसिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस से मेरे पास अगर ऐसी जाती है तो मुझे पता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ड्रॉ करने को भी आ जाता है, इसलिए मैं ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूँ, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है? नहीं बेटा, कोई फेज का डिफरेंस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, दोनों सेम फेज पे होती है, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, फेज डिफरेंस कब आता है? लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बनने लगी तो बीच में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो आप इन चीजों को वेव्स में अपने अच्छे से देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 की। E and B represent the electric and magnetic field of an electron magnetic waves या electromagnetic waves respectively. The direction of propagation of wave is along. बताइए। तो आपने एक रील टाइप के भी देखी होगी जिसमें ऐसी आती है धक धक धक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाती है, धक धक धक, उनके बीच में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाच के आता है, दोनों के परपेंडिकुलर।
तो कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास x डायरेक्शन में है, देन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में हो जाएगा, z डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मेरा EM वेव होगा, है ना। तो दोनों के परपेंडिकुलर, तो कौन, E और B का जो प्लेन है, यानी उन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी E क्रॉस B के, या आप इसमें जैसे आंसर दिया है, अब केवल E क्रॉस B के दोनों के परपेंडिकुलर, यानी E भी साइन थीटा में होगा, तो E क्रॉस B के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आप सभी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, B क्रॉस E और E क्रॉस B में क्या डिफरेंस होता है, अगर फर्स्ट वेक्टर से आप दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ को घुमाते हैं तो अंगूठा आपका क्या करता है, थर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, B से E को घुमाओगे, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ या फर्स्ट वेक्टर से राइट हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में लेफ्ट हैंड घुमा दिया तो दोनों में डायरेक्शन सेम आएगी, नहीं, राइट है, फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ को मोड़ो तो अंगूठा आपका प्रोडक्ट को दिखाएगा। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया सीबीएसई 2025 का, ठीक है, सीबीएसई 2025 का अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोल रहा है, द गिवन डायग्राम एग्जिबिट्स द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, the 3 points P, Q, R marked on the diagram may correspond respectively to। ठीक है, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ हमारा प्लॉट किया गया है। तो आपका एनर्जी और इसके, तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए, जैसे P दे रखा है, उसका एनर्जी आपको हाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, P दिख रहा है, एनर्जी हाई दिख रहा है, R दिख रहा है, उसकी वेवलेंथ बड़ी दिख रही है, क्योंकि ये वेवलेंथ में क्या करे, ये वेवलेंथ के पॉइंट थोड़ा सा हाई है, P की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, और Q का देखें तो वेवलेंथ बहुत बड़ी है, एनर्जी कम है। तो ये जो पॉइंट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किस रिस्पेक्टिव वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते होंगे। एमसीक्यू होगा, ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कि याद होना चाहिए आपको, नहीं। दिए गए आरेख में विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य और उनसे संबंध फोटोनों की ऊर्जा के बीच में संबंध दर्शाया गया। इस आरेख में उनके 3 बिंदु P, Q और R किसके तदनुरूपी हो सकते हैं। तो वी ऑल नो क्या होता है, जो फोटोन की जो एनर्जी होती है हम कैसे लिख सकते हैं, एच म्यू से लिखते हैं, और E इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, HC बाई लैम्डा के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, तब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने याद की होंगी, जैसे कि तो फ्रीक्वेंसी की एक बढ़ती हुई सीरीज होती है और वेव्स की एक घटती हुई सीरीज होती है। ठीक है, तो अगर हमने देखा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में वेवलेंथ मेरा बढ़ा है, लेटर से मेरा इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में मेरा फ्रीक्वेंसी यानी म्यू या एफ जिससे आप बोलते हो वो इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास गामा की, ठीक है, जीएम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद गामा के, उसके बाद घटते हुए जाती है, उसके बाद अपने पास आती है एक्सरे, फिर उसके बाद अगर हम और कम चले जाएं, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड, इस टाइप से आपका चलता रहता है। अल्ट्रावायलेट, यूवी लिख लो, फिर इंफ्रारेड, फिर आपके पास रेडियो वेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स चाहो तो लिख ही लो, ठीक है, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे बड़ी, बट वेवलेंथ जिसकी सबसे बड़ी होगी इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है, उसके लिए एनर्जी करस्पॉन्डिंगली सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें देखिए पी क्यू आर हमें दिया है, तो इनमें से हमें किसके लिए बनाना है, पी क्यू आर के लिए अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है। पी की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इनमें से देखिए सबसे आगे कौन लिखा है, एक्सरे। एक्सरे, यूवी की एनर्जी ज्यादा होती नहीं है, फिर माइक्रोवेव, फिर एक्सरे, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे ऊपर है एक्सरे, एक्सरे के बाद कौन आता है, यूवी रेज आता है, एक्स के बाद यूवी वाला कौन सा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक्स के बाद माइक्रोवेव तो हमारा बहुत पीछे चले जाता है, तो इसका मतलब अपने पास एक्सरे, यूवी रे, फिर माइक्रोवेव्स। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, अपना ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत है, माइक्रोवेव थोड़ा सा आगे आता है, यूवी अपने बाद में जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये अपने पास एक्सरे, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, माइक्रोवेव्स। ठीक है, रेडियो वेव से पहले आपको देखने को मिलती है, अलग चीज की बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सरे, फिर माइक्रोवेव, फिर यूवी रेडिएशन आपके पास आता है। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं इस ग्राफ को बना ही देता हूं आपके लिए एक बार, ठीक है,
क्योंकि आपको बार में ढूंढना ना पड़े ये चीज को ना। ठीक है, तो एक बार हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ क्या ड्रॉ कर लेंगे, मैं एक ट्रिक से मैंने याद किया था जिसको मैंने बोला था GMR करके। ठीक है, क्या हम बात करते थे GMR करके। ठीक है, जैसे मतलब आपने एक तरीका बना लो अपना, क्या करो, एक अपना तरीका बना लो, जैसे एक्स रे, गामा रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर उसके बाद आपके पास रेडियो वेव्स आते हैं। तो इस तरीके से अपना क्या करो, एक वो बना लो, क्या बोलते हो, अपनी सीरीज बना लो। ठीक है, अपनी एक सीरीज बना लिया करो। ठीक है, तो PQR, ठीक है, अपनी एक सीरीज बना लो। ओके, उस तरीके से याद कर लो। लेकिन हमने बनाया माइक्रोवेव से ही है, अपना बनाया तो सही है यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, मतलब दिक्कत कहाँ हुई, अपने PRQ पूछा इसने, तभी अपनी को इसने बोला PRQ पूछा। ठीक है, PRQ, मैंने PQR लिख दिया था। ठीक है, PRQ, तो R कौन सा होगा इसने पूछा, ये R, फिर उसके बाद अपने पास Q, मैंने PQR का दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली बात तो वही पड़ती है अपने पास, रेशियो अपने पास वही पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, बिल्कुल उसी से होता है। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, मैंने आपको एक टेबल कराई है, आपको अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एक टेबल बताई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसे आवेश होती है, अगर आवेश रुका हुआ है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं अगर चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वजह से करंट आता है, करंट आने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। लेकिन वो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आता है, बट एक्सेलरेशन होना जरूरी है। तो मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, त्वरण से गतिमान होना चाहिए। एक टेबल आपको बताई थी, स्टैटिक है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, अगर वो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनती है। ठीक है, व्हेन, जब अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, ये नीट में भी पूछा था एक बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में भी डाला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज C के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, E और बाई B इज इक्वल टू C, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात होता है। जो पूछा गया है उसको रखना जरूरी है। आप बोलोगे सर दोबारा क्यों करा रहे हो, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर रडार सिस्टम, रडार सिस्टम क्या होता है, समुद्र में इस्तेमाल किया जाता है। जल शोधकों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास होगा, जल शोधकों के में कीटाणु मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैद्युत चुंबकीय विकिरण को कहते हैं। जल शोधकों में कीटाणु मारने के लिए वाले वैद्युत चुंबकीय तरंगों को कहते हैं, हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड टू किल जर्म्स ऑफ वाटर। ये बहुत फेमस सवाल है, ये बहुत पूछा जाता था। कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जल, जैसे हमारे घरों पे वो लगा होता है, आरओ लगा होता है, आरओ में आपने सुना होगा यूवी रेस का यूज करते हैं, कुछ सुना होगा, घरों में जो पानी फिल्टर करने वाला लगा होता है, स्कूलों में लगा होता है, उसमें लिखा भी होता है, जो फिल्टर होता है उसमें लिखा होता है कि इसमें किस प्रकार की रेस का यूज किया जाना है। तो बेसिकली वाटर प्यूरिफायर या किसी भी चीज में किसका यूज किया जाता है, यूवी रेस का। ठीक है, किसका, यूवी रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, अपने पास यूवी रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यूवी रेस का यूज किया जाता है। ओके, किसका, और यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम। अब रडार सिस्टम अपनी क्लास 6-7 में एक बार पढ़ते थे हम, रडार सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो रडार सिस्टम में सिग्नल भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। तो सिग्नल भेजने के लिए हमें पता है किसका यूज किया जाता है,
रेडियो वेव्स का, हाँ रेडियो वेव्स का यूज तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। तो रडार सिस्टम में जो यूज किया जाता है यहीं पे फंसता है आदमी, माइक्रोवेव्स का। अगर यहाँ पे रडार वेव्स होंगी तो आप उसको लिख के मत आइएगा। तो माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है किसके लिए? रडार में। रडार प्रणाली में उपयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है द लीस्ट वेवलेंथ। अभी बात की थी वेवलेंथ सबसे कम जिसकी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अभी हमने बात की थी जब वो बनाया था तो उसमें सबसे होता है गामा रेस। गामा रेस क्या होती है? उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। सीबीएसई 2022-23 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी में के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? These do not require any material medium for their propagation। एक चीज मेरे को बताओ, सन से आने वाली वेव्स को कोई मीडियम चाहिए होता है? बिल्कुल नहीं चाहिए होता। तो मीडियम तो उन्हें नहीं चाहिए। तो इसने बोला कौन सा ट्रू नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे फंसता है, कौन सा ट्रू नहीं है? ये ट्रू है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमम मिनिमा एट द सेम टाइम। हमने देख लिया मैक्सिमम मिनिमा सेम टाइम पे, यानी उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। बिल्कुल, ये बात भी अपनी सही निकल गई। तो अपने पास इस क्वेश्चन को ऐसे मत देख लेना कि 2-3 सही लिख दिए, टिक मार दिए, नहीं, नॉट ट्रू। ये वाले क्वेश्चन मेरे को बड़े खतरनाक लगते हैं, नॉट ट्रू वाले। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हो? बिल्कुल बात सच है, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फील्ड वेक्टर, वेक्टर की बात की है, वेक्टर की। अभी जब मैंने क्या किया था, वेक्टर साइन नहीं लगाया था जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा था। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया था तो वहां पे हमने क्रॉस लगाया था। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ई क्रॉस बी की बात कर रहे थे, लेकिन हमने एक बात भी की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, वेव ऐसे बीच में से निकलता है, ऐसे चलते हैं और दोनों मतलब बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी में भी चल रहे हैं। अब आप बोलते हो जैसे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस तब होता है ना जब एक ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फेज डिफरेंस आ गया। नहीं, दोनों साथ में चल रहे हैं और वेव भी निकल रही है बीच में से। ये घोड़ा बिल्कुल घोड़े वाला स्टार ऐसे ऐसा चला रहा है घोड़ा, ठीक है। तो लेकिन वो पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जो हमारे पास निकलता है ई क्रॉस बी आता है ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चलिए, तो हिंदी में पढ़ लेंगे एक बार आराम से पॉज करके। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन तरंगों के संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे से एक ही समय में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बनाते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम की बात कर रहा है। कभी कभी हिंदी में भी समझ में नहीं आती चीजें। वैद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के माध्य समान रूप से विभाजित होती है, बिल्कुल होती है। बट ये जो पहले समांतर वाला कंसेप्ट है ये सही नहीं है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो ई क्रॉस बी आपको दिया है। द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड be components of an electromagnetic wave at a certain time and a location। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टाइम लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ आप बोलोगे इन दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन आप सब ऑप्शंस पढ़िए। परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ द प्लेन कैसे निकालेंगे? प्लेन से मैं यही बात कर रहा था जब हम अभी डायरेक्शन स्क्वायर रूल की बात कर रहे थे या वेक्टर फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला, ठीक है। अब क्या करोगे? बी क्रॉस ई करो। बी क्रॉस ई करोगे तो आपका अंगूठा अंदर की ओर जाएगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट वेक्टर यानी ई क्रॉस बी होती है। अगर राइट हैंड लगाओगे बी क्रॉस ई करोगे तो अंदर की ओर चले जाएगा। वी हैव टू बी फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। ऐसा स्क्रू रूल भी होता है, स्क्रू रूल भी होता है। जैसे ई है, अगर मेरे को ई से बी की तरफ जाना है तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर मैं किसी स्क्रू को ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाऊंगा, देखो हाथ में पेन पकड़ लेना, और ऐसे घुमाऊंगा तो बाहर की ओर आएगा। तो स्क्रू जहां को खुल रहा है वो क्या है बेटा, अपने पास डायरेक्शन है दोनों का, दोनों के इसके परपेंडिकुलर है, यानी दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ई इस ऊपर की साइड होता, ऐसे होता, और बी नीचे की साइड होता, तो मेरे को ई से बी आने के लिए
ई से एल से घुमाना पड़ता है, यानी अब कील कसरी होती है, तो यानी अंदर की ओर जा रही होती है। तो कहां से होगा? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो कोई है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर टू ई एंड बी इनटू द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर नहीं। ठीक है, पैरेलल तो नहीं होता, पैरेलल तो दोनों ऑप्शन सीओडी गलती होने वाले हैं अपने पास। हिंदी में बात करें, नीचे दिए गए आरेख में एक निश्चित समय स्थिति पर वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र ए और चुंबकीय क्षेत्र बी घटकों को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही था अपने पास? ए ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। चलिए, रीजन एसोसिएशन की बात करें, सैंपल क्वेश्चन पेपर 23 में 23-24 में पूछा गया था। ठीक है, तो पूछिए एसोसिएशन, आउट ऑफ इंफ्रारेड रेडियो वेव्स, ठीक है, एंड रेडियो वेव्स, द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रेक्शन इफेक्ट। क्यों ऐसा होता है? किसकी बात कर रहा है? दो वेव्स की बात कर रहा है, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड। ठीक, तो रेडियो वेव्स तो आपके पास पता है सबसे बड़ी वेवलेंथ है, अब उसके बाद तो जो भी होगी उसके साथ तो छोटी वेवलेंथ वाली ही होगी। तो इसने बोला रेडियो वेव क्या करती है? ज्यादा डिफ्रेक्शन दिखाती है। फिर उसके बाद रीजन इसका, रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रा। ए रीजन तो गलत हो गया, रीजन तो बेटा डायरेक्ट गलत आ रहा है अपना। ठीक है, रीजन तो अपने पास डायरेक्ट गलत आ रहा है। तो असर्शन की बात करते हैं, क्या पूछा? अवरत तरंगे और रेडियो तरंगों में रेडियो तरंगे विस्तृत विवर्तन प्रभाव दर्शा सकती है, मतलब ज्यादा परावर्तन। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरे को एक चीज बताओ, तो रेडियो वेव सो मोर डिफ्रेक्शन, क्या लगता है आपको? वेवलेंथ तो कम, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका डिफ्रेक्शन, ऐसा कुछ? सिंपल सी बात है, डिफ्रेक्शन क्या होता है? किसी कोनों से टकरा के लाइट का फैल जाना। अब जितना मोटा लाइट होगा, यानी वेवलेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टकराने की। इंफ्रारेड छोटी वेवलेंथ के साथ स्विंग से निकल जाएगी, लेकिन रेडियो वेव फंस जाएगी। अगर उसका पीछा करते हुए जा रही है तो एक छेद ऐसा आया कि वो निकल गई, लेकिन वो बच गई। तो इसका मतलब हाँ, अब तो ऑप्शन क्या होता है इसका? सी करेक्ट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या? रीजन इज करेक्ट, यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी आता है, इसमें लिखा हुआ असर्शन इज फॉल्स, करेक्ट भाई, बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, यानी अभिकथन हमारा सही है बट कारण अपने पास गलत है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब यहां से हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आते हैं हमारे पास VSA गुना 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का, हाँ, टेंडेंसी 2 नंबर से और 3 नंबर से थोड़ा सा कम, 2 नंबर से टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे आपको याद करना है, जितनी भी वेवलेंथ आपकी एनसीईआरटी में दे रही है, उनकी वेव रेंज आपको याद करनी है। दूसरा आपको क्या याद करना होता है बेटा? उनका वेव रेंज आपको याद करनी होती है। दूसरा उनके यूजेस, हर एक के 3-3, क्योंकि 2-2 पूछ लेता है और 2 याद करके जाओगे, दोनों में से कोई भी याद रहा नहीं रहा कोई पता नहीं है, तो 3-3 याद करके जरूर जाओगे। हाउ आर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब होती है, नाम से समझ में आ रहा है लाल, किसी चीज को गर्म करने से मिलेगी। हाउ द इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाई आर दीज रिफर्ड टू एज अ हीट वेव्स, गर्म करने की वजह से हीट। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इंफ्रारेड, तो अवरत तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, इन तरंगों को ऊष्मा तरंगे क्यों कहा जाता है, अवरत तरंगों के कोई 2 उपयोग बताएं। तो बेसिकली इंफ्रारेड किससे होता है? रेडिएटिंग बॉडी, प्रोड्यूस फ्रॉम हीट रेडिएटिंग बॉडीज, जो गर्मी छोड़ती हैं उन बॉडीज से निकलती हैं एंड मॉलिक्यूल से निकलती हैं। बिकॉज दे हैव हाई पेनेट्रेशन पावर, उनकी जो भेदन क्षमता होती है, यानी किसी चीज में घुसने की, डिटेक्शन की बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि हीट वेव्स होती है। और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से 3 गुणा 10 की घात 11 से 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। इनका यूज क्या किया जाता है? यूज इन सैटेलाइट फॉर आर्मी पर्पस में यूज किया जाता है, प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्लूइड्स। दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्लूइड्स। डिहाइड्रेटेड मतलब जिनसे पानी निचोड़ लिया जाता है या जिनकी नमी खत्म कर दी जाती है, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपका इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे सर आप तो यार देख के बता रहे हो ऐसा, बड़ा मुझे याद करने की वैसे बेसिकली जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब आपको याद करना ही करना पड़ेगा, मतलब मेरा ये कहने का मतलब, चिढ़ाने का मतलब आपसे यही है कि आपको इन चीजों को याद करना ही करना पड़ेगा। ये 2 से 3 नंबर में प्रोमिनेंट है, हो ही नहीं सकता पेपर में ना। या तो यूज पूछ लेगा, किस्मत अच्छी रही कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से कोई न्यूमेरिकल दे दे, या पूछ ले, या ड्रॉ करने के लिए बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्रॉ करने के लिए बोल दे। इट इज लेस टेंडेंसी, इस की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि किसी वेव की 2-3 वेव्स पूछे, 3 नंबर में पूछ रहे 3 वेव्स पूछेगा, तीनों वेव्स की वेव रेंज पूछेगा, रेंज के साथ साथ उनकी यूजेस पूछेगा, तब 3 नंबर आपको पूरे देगा। और 3 नंबर बहुत बड़ा अमाउंट होता है बेटा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सीबीएसई 2023 का, हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस, गिव एनी टू यूजर्स ऑफ दिस। एक्स रे का यूजेस तो आप सभी को पता होता है, मेडिकल साइंस में किया जाता है ना। एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती है, कोई दो उपयोग बताइए। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। सडन डी एक्सक्लरेशन यानी फास्ट जाते हो, एकदम से रुकते हैं, ब्रेक मारते हैं, जैसे हम ब्रेक मारते हैं गाड़ी घिसती है और काला निशान हीट उत्पन्न होती है, वैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी क्या होता है, एक्स रे उत्पन्न होती है। व्हेन दे कोलाइड एंड इंटरेक्ट विद टारगेट ऑफ एनोड, जब वो किसके एनोड के टारगेट से टकरा के कोलाइड करते हैं तब ये चीजें होती है। ठीक है, यूज क्या है, दे आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू डिटेक्ट फॉल्ट, क्रैक ऑन ब्रिज, टेस्टिंग ऑफ ब्रिज। क्या करते हैं, एक्सरे को कब यहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रिज है अंदर ही अंदर टूटा हुआ है, हल्का सा क्रैक है, बहुत अंदर से गया है, बाहर से बहुत हल्का दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या पता ज्यादा हो, तो वहां एक्सरे डाली जाती है, तो उससे पेनिट्रेशन का भी पता चल जाता है कि कहाँ तक डिटेक्ट है, ब्रिज वगैरह में, वेल्डिंग्स में, और साइंटिफिक रिसर्च में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सीबीएसई 2023। मैं क्वेश्चन दिखाने का इस चैप्टर में तो बेसिकली मतलब क्या होता है, क्वेश्चन दिखाने का, क्योंकि बेटा पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं याद नहीं करवा सकता आपको इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मैं थोड़ा बहुत ट्रिक दे सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कैसे भी आ जाए इसलिए गुमराह मत होना, याद तो करना ही पड़ेगा इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, और मैंने ट्रिक भी बता दी कि एनसीईआरटी के जितने भी आपको दिखे उनके जो है सबके दो याद कर लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनका, जैसे सोलर से रडार सिस्टम का पूछ लेता है मेज, और वाटर के लिए पूछ लेता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन से रेस का, तो ये चीजें याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड राइट इट्स वेवलेंथ रेंज व्हिच इज यूज्ड टू, देखो आ गया, किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर, 2 नंबर में भी पूछ लिया है ना, 2 नंबर में भी पूछ लिया, बताओ, तो इसमें अपन गलत थोड़ी ना है। ठीक है ना, नेम 2 सोर्सेस ऑफ दिस रेडिएशन, इनका 2 सोर्स भी बता दो। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की पहचान करें, इसकी तरंगदैर्घ्य परास लिखें, जिसका उपयोग जल शोधकों में जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। इन विकिरणों के 2 स्रोत के नाम भी बताइए। तो उत्तर में बात करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड टू किल द जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर, यू ऑल नो, आपने पढ़ लिया। इट्स वेवलेंथ कहां से, 10 नैनोमीटर से 400 का होता है इसका। ठीक है, और 10⁻⁹ to 4 × 10⁻⁹ मीटर तक। सोर्स इनका क्या है, सन से तो आता ही आता है, धूप में तो होता ही होता है। और वेल्डिंग आर्क्स, जो वेल्डिंग करते होते हैं ना, वहां से भी ब्लू दिखाई देता होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उससे भी क्या होता है, आपका अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सारे वही मिलेंगे आपको। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या जितने क्वेश्चन दिए बेटा इनको ही पढ़ लो, क्या पता आपकी नैया पार हो जाए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाई दे आर माइक्रोवेव। ठीक है, व्हाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 अभिलक्षण लिखिए, रेडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, आगे बात कर ली हमने। These waves do not require any material medium to propagation, ये भी बात हम आगे कर चुके हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक गुण में आते हैं। ठीक है, और इनका यूज, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, रडार सिस्टम में क्यों यूज किया जाता है। तो माइक्रोवेव्स इज यूज्ड इन रडार सिस्टम बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसी लाइज इन द रेंज ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ठीक है, इनके देखो एक पर्टिकुलर किसी भी काम को करने के लिए पर्टिकुलर टाइप की रेंज चाहिए होती है, तो रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से कितनी होती है, 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की होती है। चलिए अब देखो क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का, सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे, जितने हैं, जितने पढ़ने हैं सब टाइप के हो जाएंगे। अब आपको क्या करना, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelength ranges from about 10 to the power minus 12 meter to about 10 to the power minus 8 मीटर। आ गया ना, 10 to the power minus 3 से 10 to the power minus 4 मीटर की होती है। ठीक है, ठीक है, और उनके एक एक यूज भी लिखो। उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की पहचान करें जिनकी तरंगदैर्घ्य परास लगभग 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तथा 10⁻⁻3 मीटर से 10⁻⁻1 मीटर की होती है। 10⁻⁻12 से 10⁻⁻8 मीटर यानी 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है एक्सरे, सबसे छोटी हो जाती है। क्या, ट्रीटमेंट ऑफ सम टाइम ऑफ कैंसर, जिसको हम मेडिकल रिसर्च भी बोलते हैं, जो आपने पढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, तो वही साइंटिफिक रिसर्च में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 10⁻³ से 10 की यानी 0.1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर सबसे बड़ी वेवलेंथ,
अब देखो अच्छा भी है, हिंट भी अच्छा है, सबसे छोटी पूछ ली सबसे बड़ी पूछ ली, सबसे छोटी तो नहीं पूछी, छोटी पूछ ली सबसे बड़ी पूछ ली। The waves is identified as radio waves. It is used in radio communication. Radio communication में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Give sample question paper 2021 का देखिए, give the ratio of velocity of two light wave of wavelengths 400 angstrom and 8000 angstrom traveling in vacuum. निर्वात में गतिमान 4000 एंगस्ट्रॉम तथा 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली दो प्रकाश तरंगों के वेग का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे, चलो इसका मैं सोल्यूशन नहीं दिखाता, बताइए ऐसे कैसे करेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल है, उसमें तो मजा आएगी, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमको गिवन क्या है ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं उससे, अपने पास अभी स्पेरिशॉट ही चल रहे हैं। गिव द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ हमें गिवन है, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम, दोनों एंगस्ट्रॉम में है, क्या यूनिट चेंज करनी है, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अपने को गिवन है कितना, 8000 एंगस्ट्रॉम, कितना 8000 एंगस्ट्रॉम। कोई तरीका है अपने पास जिनसे हम इनकी वेवलेंथ की स्पीड निकाल सके, क्योंकि अगर कोई वेवलेंथ की जो लेंथ अगर डिफरेंट है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनकी स्पीड भी डिफरेंट हो। इस चैप्टर में आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आती, जब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि यार कैसे वेवलेंथ अगर गिवन है तो हमको कैसे स्पीड कैलकुलेट करनी होती है, वहां पे तो आपको आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर अपने पास E = SC by लैम्डा होता है, ये होता है, फलाना होता है, दिमाग घूमा ना, घूमा ना। जब मैंने जैसी 4000 एंगस्ट्रॉम और ये एंगस्ट्रॉम देखा, ठीक है, तो दिमाग घूमा ना, घूमा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर दोनों सेम मीडियम में चल रही है, अगर वैक्यूम में चल रही है, तो दोनों की दोनों क्या है, वेवलेंथ है, दोनों की दोनों क्या है, वेवलेंथ है। मेरे को एक चीज बताओ, दोनों की दोनों अगर वेवलेंथ है तो अब दोनों वैक्यूम में चल रही है, तो दोनों की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। अब चाहे तो लिख दो, नहीं तो एक लाइन लिख देना, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ वेवलेंथ्स आर इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी c के बराबर होती है, तो सो इन देयर रेशियो शुड बी 1। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ से हटा देता हूँ, क्या पता अपने पास सोल्यूशन होगा। जैसे मैंने लैम्डा लिखा तो थोड़ा सा दिमाग घुमा होगा, HC by लैम्डा म्यू फ्रीक्वेंसी, है ना, तो सीधी सी बात है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो विल बी 1:1। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एसी सोर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वाह, एक एसी सोर्स है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, जिसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। हाउ विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट बी अफेक्टेड विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। आप बोलोगे अल्टरनेटिंग करंट का, इसमें एक चीज पड़ता थी ना, डिस्प्लेसमेंट करंट आता था, जो बिना किसी प्लेटों के बीच में अगर कोई भी मीडियम ना हो, फिर भी क्या होता था, हमारे करंट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता था, जहाँ पे अपने पास हम क्या करते थे, लाइट इंटीग्रल नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे अपने पास एक नया फिनोमेना आता था, जिसको कहते थे हम डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा। तो परिवर्ती आवर्ती वाला एक एसी स्रोत एक समांतर प्लेट संधारित्र से संयोजित किया जाता है। स्रोत की आवृत्ति में कमी के साथ विस्थापन धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, ठीक। तो अपने पास अगर कैपेसिटर से है, तो कैपेसिटर एक क्या करता है, रिएक्टेंस लगाता है, तो हम लिखते हैं XC = 1/ωc = 2π/V/c, और यहाँ पे जो V है इसको मैं FC भी लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब अपने ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी कम की, यानी V कम किया। फ्रीक्वेंसी कम करने की वजह से क्या हुआ, जो XC है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, अगर क्योंकि अपने F की वैल्यू डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो अपने पास जो XC की वैल्यू है इंक्रीज करेगी। तो अब जो कंडक्शन करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है XC के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो अगर सो डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो डिक्रीज करता है, बिकॉज द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंपल सी बात है ना। तो इंपेडेंस आपका इंक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है, आपका जो कंडक्शन करंट है यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों के दोनों डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, सेम ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 2023 की बात करते हैं। Depict the field diagram of electromagnetic wave proporting along x axis with electric field along y axis। याद रखना इन चीजों को, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो धनात्मक z एक्सिस के अनुदिश संचलित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र आवेग को y अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के साथ दर्शाइए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बना क्या। अच्छा क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, पूरे नंबर मिलते हैं। अगर कहानी कुछ नहीं मत लिखो, सीधे डायग्राम बना दो, सीधे डायग्राम बना दो।
याद रखना, जहां वो पूछा है दिमाग लगाओगे, कहीं एक्स की तरफ वो बना दोगे, बोलेगा इतना सा काम दे रखा था इसको और उसमें भी इसने दिमाग लगा दिया, है ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसने बी की डायरेक्शन में बोला है, सेम बनाना होता है, एक तरीका होता है इसका। अगर आपको नहीं आता समझ में तो एक्स करो, ठीक है, लाइन ऐसे खींचो, एक्स के डायरेक्शन में ऊपर को तीर मत बनाओ, मैं बताता हूँ एक तरीका होता है इसका। जैसे मैं बनाता था, ये लिया एक्स, ठीक है, और मैंने एक छोटी छोटी इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देता था। फिर इसके अगर मेरे को कोई परपेंडिकुलर चीज दिखानी है तो ऐसी करीबन दिखती थी, है ना, क्योंकि बनने में मेरे को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, तो मैं ऐसा इस्तेमाल करता था, इनके परपेंडिकुलर एक लाइन। तो इनके परपेंडिकुलर मेरे को ऐसे बना दो, थोड़ा छोटा छोटा बनाना, मैंने थोड़ा समझाने के लिए ऐसा ऐसा बनाओ, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे बना दोगे तो एक्चुअली दो पेन का इस्तेमाल तो आपके एग्जाम में मुझे लगता करते नहीं है, तो ऐसे देखो, दिख रहे दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ये मेरा तरीका था बनाने का, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट बनाने जाता था मेरे से तो कभी नहीं बनता था ये चीज, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने में जहाँ पे दिक्कत होती है उसकी मैंने आपके लिए सोल्यूशन दे दिया है, तो एक बार मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बना ही दूं, ठीक है, कि बाद में बच्चे अगर क्लास में करें तो आपको याद रहेगी यार मास्टर साहब ने बनाया था, बड़ा बड़ा बना देते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ लाइनें खींचो, ठीक, 1 2, हाथ से बना के आना, वहां पे स्केल तो मुझे लगता नहीं है कि अगर लड़के होंगे तो स्केल ले जाते नहीं। अब मैं क्या बनाऊंगा, मेरे पास तो 2 पेन है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, लग रहा है ना परपेंडिकुलर। ऐसे ऐसे मत देखो, ऐसे देखो सामने को, ऐसे ऐसे तो परपेंडिकुलर जो साइन होगा ना वो ऐसा बनेगा, देखो। अरे भाई, देखने में जो चीजें विजुअलाइज होना फिजिक्स में बहुत जरूरी है। ऐसा अब परपेंडिकुलर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, आप दिखाएं हमको ना दिखे, ऐसा बोलो। ये बना दिया इससे जोड़ते हुए, फिर इससे भी जोड़ते हुए ऐसा वेव बना दिया, फिर इससे भी जोड़ते हुए ऐसा वेव बना दिया, फिर इससे जोड़ते हुए लाल बनाऊंगा मैं, इससे भी जोड़ते हुए ऐसे लाल बना दिया, इससे भी जोड़ते हुए मैंने लाल बना दिया, इससे भी जोड़ते हुए मैंने लाल बना दिया। तो ऐसे आपको दिख गया परपेंडिकुलर दिख रहा है घरों का गेट, वाह वाह। मैं ऐसे ही बनाता। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन पेपर 2018-19 की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर वाइडली यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। मेडिसिन डॉक्टर कौन सा इस्तेमाल होता है? उन वैद्युत चुंबकीय तरंग का नाम बताइए जिनका चिकित्सा में निदान उपकरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे का किया जाता है। एक्सरे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर यूज्ड डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है पता लगाने के लिए। अरे भाई दिक्कत का है, एक्सरे निकाल के आओ बच्चे की बात कर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। Name the electromagnetic wave which can flow even in the absence of electric charge. क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के अब्सेंस होने पे, यानी वहां पे मीडियम नहीं होता है, क्योंकि जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में, कैपेसिटर 2 प्लेट होती है, मीडियम होता ही नहीं है। फिर भी कैपेसिटर में करंट जाता है ना, अगर मैं किसी मीडियम के बीच में कैपेसिटर लगा दूं, क्या मेरा इलेक्ट्रिक करंट एक पार से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा पाएगा? जा पाता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वहीं से तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया, और यहाँ पढ़ा हमने उस धारा का नाम बताइए जो विद्युत आवेश की अनुपस्थिति में प्रभावित हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट व्हिच कैन फ्लो इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मे बी ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, किसका? सैंपल उसका, वेरी शॉर्ट। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर्स कंसिडरेबली इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। बताऊंगा अभी। दूसरा, फूड आइटम्स कैन बी हीटेड इन माइक्रो ओवन, मस्ट बी कंटेन वाटर। बिल्कुल। वेल्डर्स वियर, ये वाला दोनों, ये सारे पार्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे पार्ट है। ये सारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल इन्हीं का दिया गया है। वेल्डर्स वियर मार्क्स विद ग्लासेस ड्यूरिंग वेल्डिंग। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, बी और सी तो मुझे याद है कि बी और सी दोनों उसमें जब एग्जांपल देता है वेव्स के, तो ये दोनों की बात करता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई। हिंदी में बात करें, कारण बताते हुए निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग पदार्थ अपनी पारस्परिक क्रिया करने की विधि में बहुत भिन्न होती है। माइक्रोवेव ओवन में गर्म किए जाने वाले खाद्य पदार्थ में पानी अवश्य होना चाहिए। वेल्डिंग करने के लिए व्यक्ति मुखेटे के साथ साथ चश्मा भी पहनता है। अभी वेल्डिंग वाला हमने देखा ना, वेल्डिंग आग से हमारी यूवी रेस निकलती है, कुछ कनेक्ट भी रखा करो। तो सबसे पहली बात है कि अगर मीडियम चेंज होता है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर वो 400 एंगस्ट्रॉम वाली 1000 है, अंदर जाके भी ऐसी रहती है स्पीड में। डिफर इसलिए हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हाउ दे इंटरेक्ट विद मैटर।
तो जैसी उनकी वेवलेंथ होती है, जैसी वो होती है, उससे फर्क पड़ जाता है। किससे? उससे फर्क पड़ता है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है अपने पास। किस चीज में फर्क पड़ता है कि ये चीज अपने, अगर ये चैप्टर से अभी तक आपने रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़िए, ये चीजें समझ में आती हैं, छोटी चीजें हैं। वहां पे तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, मीडियम चेंज होता है, क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाती है, जो भी होता है, फ्रीक्वेंसी चेंजेबल नहीं होती, जो सोर्स पे डिपेंड करती है। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स हम इनको टोटली डिफरेंट वे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतना ही जान लीजिए, बिकॉज इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं, वो उनका जो इंटरेक्टिंग का मेथड होता है वो डिफर कर जाता है। दूसरा हमारे पास था कि क्यों इनको माइक्रोवेव ओवन में गर्म किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पानी अवश्य होना चाहिए, क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम अपने जैसे हमारे जनरल भी पूछ लेते हैं क्यों किया जाता है। बेटा सिंपल सी बात है, माइक्रोवेव ओवन में वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को सेंसिटिव कर सकता है, यानी सेंसिबल बना सकता है। तो यानी कि माइक्रोवेव्स हीट फूड कॉजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट जनरेटिंग हीट। वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन जब भी मॉलिक्यूल्स का होता है तो आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो इसलिए वाटर जरूरी होना चाहिए। वेल्डर क्यों पहनते हैं? वेल्डर वियर प्रोटेक्टिव मास्क एंड ग्लास टू शील्ड देयर आईज फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड इंटेंस लाइट। कौन सी वाली? यूवी रेस वाली, जो हमने अभी आगे पढ़ा। तो सिंपल से तीनों थे। बेसिकली अगर कुछ समझ में ना आए एग्जांपल में, तो अगर वेल्डर वाला मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लेटर से भूल गए तो इतना तो जरूर लिख सकते हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इतना तो लिख दो यार, अपनी आप को लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। और दूसरी चीज कैटरेक्ट वाली बीमारी होती है उससे, ये भी एनसीईआरटी में ही मुझे लगता है लिखा हुआ है, कैटरेक्ट होता है उससे। अगर बिना उसके पहनते हो, अगर बिना मास्क के अगर आप वो पहनते हो तो कैटरेक्ट की दिक्कत होती है। लिख लो अगर लिखना है तो। कैटरेक्ट क्या होती है, अगर हम वेल्डिंग वाले रेस की बात करें तो इसके कॉज क्या होते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है, उसका एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद देयर वेवलेंथ रेंज which are used for FM रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो वेव सर यार कैसी बात करते हो अब? क्या इससे हमारा स्टार्ट था बेटा? कौन सा? यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे अपने पास, जिसको कहते हैं एस से गुणा 3, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक, 3 नंबर के आगे तभी 3 पार्ट में दिख रहे हैं आपको। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर वेवलेंथ रेंज यूज्ड फॉर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट। दूसरा अपने पास डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, अभी उसी की बात की है, वही शॉर्ट में भी है, वही है ट्रीटमेंट फॉर मस्कुलर स्ट्रेन, जब खिंचाव आ जाता है, ठीक है, फटीग आ जाता है, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम, उनकी तरंगदैर्घ्य परास के पार बताए, जिनका उपयोग रेडियो तरंग संचार प्रणाली में, हड्डियों के फ्रैक्चर के संचूरण में, मांसपेशी के खिंचाव में। अब जब हड्डी टूटती है तो क्या कराने जाते हो, क्या करवाने के लिए बोलता है डॉक्टर? पहले वाले क्या है तो उसमें तो ठीक है रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती है, नाम ही जिनका रेडियो वेव्स रखा हुआ है, ठीक है। तो एफएम रेडियो के लिए क्या किया जाता है, अपने पास रेडियो वेव्स यूज किया जाता है, जिनकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻1 से 10⁵ मीटर यानी सेंटीमीटर की रेंज की होती है, ठीक है। किसके लिए? रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम टू अ डिस्टेंस प्लेसेस लाइक एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट, द वेवलेंथ रेंज इज यूज्ड इतना। एक्सरे किया जाता है हमारा जब भी हाथ टूटता है, तो एक्सरे आर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर बोन्स एटीसी। और द वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर। कैसे यूज किया था? जाता होगा, फोटो खींचता होगा, बाहर निकल जाता होगा, तब तक फोटो में आ गया यार यहाँ से तो लाइट पाथ निकल गई, यहाँ पे तो हड्डियां होना चाहिए था, हड्डियां तो है ही नहीं, ओ भाई यहाँ पर कोरेको आ गया, है ना। सी अपने पास इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। इसके इंफ्रारेड वेव्स, हीट वेव्स, थोड़ा हीट दिया जाता है जिससे मस्कुलर स्ट्रेन यानी मस्कुलर में जो खिंचाव आता है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो मांसपेशियों में खिंचाव के लिए, क्योंकि हीट होती है उसमें, और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, इस 10⁻³ मीटर तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 एंड आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, नो न्यूमेरिकल नथिंग। एक E/B का न्यूमेरिकल आ भी जाता है, पहले तो थोड़े बहुत थे भी, अब तो बिल्कुल ही हटा दिए गए, और सारे मैंने करा दिए, इससे बाहर तो बेटा नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, ये भी गारंटी है। एक वो याद कर लेना, क्या बोलते हैं इसे, जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अरे भाई अभी तो पढ़ रहे हैं हम, लाल वाली ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर द्वारा, हमारी आंखों में बचपन से पढ़ते हैं, हमारी आंखों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब अंदर तोड़ फोड़ देखनी है, और इनका प्रोडक्शन का एक मेथड भी लिखिए। विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम के उस भाग की पहचान करें जो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त प्रत्येक विकिरण के लिए उत्पादन की कोई एक एक विधि लिखी। तो ए है अपने पास इंफ्रारेड, बी है अपने पास अल्ट्रावायलेट, सी अपने पास एक्सरे। तीनों हम पढ़े, हमें पता है इंफ्रारेड को हीट वेव्स भी कहते हैं, क्यू वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये रेडिएटिंग बॉडी से निकलते हैं। अल्ट्रावायलेट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन लेयर अपने पास अल्ट्रावायलेट रेज को यूज कर लेता है, अगर वो नहीं होता तो हमारी स्किन कैंसर जैसी बीमारी हमारे पास होती। और एक्सरे का क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं, हमने अभी भी देख लिया है स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने में। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से, रेडिएटिंग बॉडी से, अल्ट्रावायलेट रेज इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, ये तो आपने पढ़ोगे, ये आप उसमें एटम से भी पढ़ोगे, ठीक है। आगे चल के आप एटम से भी पढ़ोगे जब आप किसकी बात करोगे, डी ब्रोगली स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात आप करोगे, तो आप देखोगे अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो ये क्या करता है, एक फोटोन एमिट करता है, वो फोटोन है या कोई वेवलेंथ एमिट करता है, तो वहां पे हमको अल्ट्रावायलेट रेज देखने को मिलती है। एक्सरे ट्यूब्स से निकलता है, एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन से अपनी पैदा होती है। हर एक में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा कि कोई भी याद रहे आपको, सब में एक देने का मतलब भी नहीं बनता है। तो ये चैप्टर बेटा अपने पास खत्म होता है, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, तो थैंक यू सो मच, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़िए, आपके लिए बहुत प्यारा सा वो है कोड, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। थैंक यू सो मच अल्बर्ट आइंस्टाइन के उसके साथ बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, हैव अ नाइस